हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में आज तीज का त्यौहार है, तो तीज के त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बाहर मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है भाई, है ना, बरसात हो रही है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, अपने जो क्लासेज चल रही थी वो रीट पात्रता परीक्षा 2026-27 साइंस वाले बच्चों के लिए थी, और अपन ने साइंस की क्लासेज चला रखी है, जिसमें 2 यूनिट अपनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सजीव निर्जीव वाली और सेकंड सूक्ष्म जीव वाली। ये अपनी यूनिट 3 है, ठीक है, सजीव, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पौधों के प्रकार, ये पिछली क्लास में अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अगला टॉपिक पौधों के विभिन्न भाग, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी है, एक बार पिछली क्लासेज देख लेना। और देखो, क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम गुरु एकेडमी 8116 है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास के तुरंत बाद वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। यदि पीडीएफ अपलोड ना भी हो किसी वजह से, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम कर देंगे, ठीक है भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज होगा अपने पादप के विभिन्न भागों के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। हाँ जी, देखो, टॉपिक अपना पादपों के विभिन्न भाग, या अपन यूँ कह सकते हैं पादप की संरचना। भाई, पादप के विभिन्न भाग अपन डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब पादप की किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सुनिएगा, एक प्रारूपिक पादप की संरचना को निम्न 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है प्रेरोतंत्र और दूसरा भाग होता है मूलतंत्र, ठीक है। 2 भागों में बांटेंगे, प्रेरोतंत्र और मूलतंत्र। सबसे पहले बात करते हैं प्रेरोतंत्र में क्या होता है। देखो, प्रेरोतंत्र में क्या होता है, जो पादप का वायवीय भाग होता है, जमीन से ऊपर तना है, पत्ती है, पुष्प है, फल है, ये किसके अंदर काउंट होता है, प्रेरोतंत्र के अंदर काउंट होता है। तो ये पादप का वायवीय भाग होता है, जिसमें तना, पत्ती, पुष्प, फल वाले भाग होते हैं। दूसरी बात, इस भाग का निर्माण भ्रूण के प्रांकुर से होता है। क्या मतलब इसका, अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सेकंड है मूलतंत्र। यह पादप का भूमिगत भाग होता है, जमीन वाला, ठीक है, जिसमें क्या आएंगे, जड़ें आएंगी, ठीक है। और इस भाग का निर्माण भ्रूण के मूलांकुर से होता है। अभी बताऊंगा क्या होता है। तो 2 भाग हो गए, प्रेरोतंत्र और मूलतंत्र। ये वायवीय भाग होता है, जिसमें तना, पत्ती, पुष्प, फल आते हैं। ये भूमिगत भाग होता है, जिसमें जड़ें आती है। बात है कि जो प्रेरोतंत्र है, इसका निर्माण प्रांकुर से होता है, और ये जो मूलतंत्र है, इसका निर्माण, यानी जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। कैसे, सुनिएगा, क्या होता है प्रांकुर, क्या होता है मूलांकुर, समझिएगा। देखो भाई, आपने जमीन में बीज डाला, जब वह बीज अंकुरित हो जाएगा ना, तब आप लोग देखना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये जो साइड में ना, ये है बीज पत्र। ये क्या है, ये है बीज पत्र, जिनमें भोजन इकट्ठा रहता है, संग्रहित रहता है, जो कि जो पादप बन रहा है ना, जो बीज है, उसको क्या देगा, पोषण देगा, ठीक है। अब इसके देखो, ऊपर की तरफ होता है प्रांकुर और नीचे की तरफ होता है मूलांकुर। प्रांकुर के आगे लिखा है भावी प्रेरो। भावी का मतलब होता है भविष्य का, और प्रेरो का मतलब क्या है, तना, पत्ती, पुष्प और फल। इसका मतलब ये जो प्रांकुर वाला भाग है, जो ऊपर की तरफ है, इससे प्रेरो वाला भाग बनेगा, तना, पत्ती, पुष्प, फल बनेंगे। और जो मूलांकुर के आगे लिखा है भावी जड़, भावी का मतलब भविष्य में, यानी आगे इससे क्या बनेगी, जड़ें बनेगी। तो बात समझ में आ गई कि प्रेरो का निर्माण प्रांकुर से होता है और जड़ों का निर्माण मूलांकुर से होता है। क्लियर है भाई। आगे देखो, तो कुल मिला के यदि अपन बात करें ना, तो मोटा मोटी 5 भाग हो गए पादप के, जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल। अब अपन एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जितना आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल यानी जड़ें। बात करें तो रूट्स की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहला भाग, जो लाइन सीधी लिखी है बिल्कुल समझ में आनी है, उसको तो डिटेल से बात करेंगे नहीं, बाकी सारी बातें करेंगे। पहला है मूल, जड़ें। यह पादप का भूमिगत भाग होता है, जमीन के अंदर होता है, सभी को पता है। दूसरी बात करते हैं इसके प्रकार। देखो, जो जड़ें होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है। पहली है मूसला मूल,
सेकंड है अपस्थानिक मूल या इसका नाम होता है रेशेदार मूल। मूसला मूल पहला, सेकंड है अपस्थानिक मूल या रेशेदार मूल। सबसे पहले बात करते हैं अपन मूसला मूल की। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ। सरसों का पेड़ आपने देखा है, सरसों को उखाड़ना, उसमें देखना आपको जड़ कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी ना, एक बीच में जड़ होगी मोटी सी और उसके साइड में ऐसे दागी नुमा संरचना निकली होगी। अरे ऐसे निकली होगी ना, बस यही होता है मूसला मूल। क्या कि इन जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है और इसमें पार्श्व का मतलब होता है साइड में दूसरी जड़ें निकलती है ना, दागे जैसी संरचनाएं होती है। फिर धीरे धीरे वो भी मोटी हो सकती है, फिर उनसे निकलने लग जाएगी। ठीक है, जैसे ये है, ये मोटी हो गई, फिर इससे निकलने लग जाएगी, ऐसे होती है। तो इसमें एक मूल जड़ होगी और इसके साइड में अन्य जड़ें निकली रहती है, ये होती है मूसला मूल। इस प्रकार की जड़ें मुख्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। जो डाइकोट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें ये पाई जाती है। ये पहचान है द्विबीजपत्री पादपों की। ठीक है, इस पहचान से आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं भाई, बहुत आसान है। एग्जाम्पल की बात करें, मूसला मूल किस किस्म में होती है, जैसे आम में ऐसा ही होता है, नीम में, सरसों आदि में। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं अपस्थानिक मूल, रेशेदार मूल। देखो वैसे इन दोनों को ना एक साथ लिखा गया है, लेकिन इनका मतलब थोड़ा सा अलग अलग होता है। देखो पहले मैं आपको रेशेदार मूल के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो कोई जड़ नहीं होती है। जैसे प्लांटेज जमीन है तो यहाँ पर क्या होगा, ढेर सारी जड़ें निकलेगी, दागे जैसी होती है, पतली पतली जड़ें होती है दागे जैसी, और ऐसे ना गुच्छा बना लेती है। कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। मूसला मूल में मुख्य जड़ होती है, साइड में जड़ें निकलती है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होगा, सारी जड़ें है ना छोटी छोटी, मतलब ऐसे होती है दागी जैसी, और ऐसे गुच्छा बना लेती है। तो इनमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है एवं एक गुच्छे के रूप में होती है। ठीक है, ऐसे गुच्छे के रूप में। दूसरी बात, इन्हें जखड़ा जड़ें भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है जखड़ा जड़। ठीक है, इस प्रकार की जड़ें मुख्यतः एक बीजपत्री जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनमें पाई जाती है। एग्जाम्पल गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, प्याज है, गन्ना है आदि। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की मैं भी आपको पहचान बताऊंगा, बड़ा आसान है भाई। ठीक है, तो द्विबीजपत्री में तो मूसला मूल होगी और एक बीजपत्री में ये रेशेदार मूल होगी। अब बात करते हैं रेशेदार मूल का दूसरा नाम जखड़ा मूल। यहाँ पर एक शब्द और लिखा है अपस्थानिक मूल। देखो इसको समझना ध्यान से। अपस्थानिक यानी अपने स्थान के अलावा। भाई मुझे बताओ, जड़ों का निर्माण कहाँ से होता है? मूलांकुर से होता है। अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था ना, अरे अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था कैसा, ये प्रांकुर, इसे प्रेरों का निर्माण होता है, तना, पत्ती, पुष्प, फल, और ये मूलांकुर जैसे जड़ों का निर्माण होता है। लेकिन यदि क्या हो जाए, किसी जड़ का निर्माण मूलांकुर से ना होकर के किसी दूसरे भाग से हो जाए तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक, यानी अपने स्थान के अलावा किसी दूसरे स्थान से जड़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वैसे ये रेशेदारी होती है, लेकिन इनका नाम अपस्थानिक क्यों रखा है? क्योंकि इनका निर्माण मूलांकुर से नहीं होता है, इसलिए। तो नीचे साफ साफ लिखा है कि वे जड़ें जिनका निर्माण मूलांकुर के अलावा, वे जड़ें जिनका निर्माण मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग जैसे तना, शाखा, पत्ती से होता है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। कैसे होता है? तना से, शाखा से, पत्ती से भी एग्जाम्पल से बताऊंगा। जैसे देखो बरगद है, घास है, इनमें क्या होता है? बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, है ना, तने से, शाखाओं से निकली होती है जड़ें जो उसको अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। इसके अलावा जो घास होता है ना, घास रैंकर चलता है जमीन पर, उसमें जो तना होता है ना, उस बीच बीच में देखो वो निकली होती है जड़ें जो जमीन के अंदर होती है। ठीक है, तो इन पादपों में तनों या शाखाओं से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण होता है। ब्रायोफिल्लम आपने देखा होगा, पत्थर चट्टा जिसे बोलते हैं, इसको हिंदी में ना इसका दूसरा नाम होता है पत्थर चट्टा। इसके देखो पत्तियों के किनारों से ना दूसरे प्लांट निकले होते हैं छोटे छोटे, और उनमें जड़ें निकली होती है, तो वो नए पादप बनाते हैं। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ इसका, एक मिनट रुकिएगा। बरगद का, इनका मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, देखना।
सबसे पहले देखो बरगद का, ये बरगद देखो आप लोग, ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे देखना आप लोग, ये जड़ें निकल रही है, जड़ें तो नीचे होती है लेकिन शाखाओं से तनाव से जड़ें निकलती है, तो ये हो गई अपस्थानिक जड़ें। जैसे मैं आपको बताऊं ब्राइफिलम, देखो ब्राइफिलम में ये जो पत्ती है ना, इसके किनारों से छोटे छोटे पादप निकले होते हैं, जैसे पत्ती से अलग होंगे जमीन पर गिरेंगे नए पादप बन जाएंगे इनसे, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपस्थानिक जड़ें हैं। क्लियर है भाई। आगे देखो तो ये हो गई आपकी जड़, और आगे भी चलेंगे अभी। अब बात करते हैं मूल के कार्य, जड़ों के कार्य क्या क्या हैं, सुनिएगा। सबसे पहला काम, जड़ें भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है। सभी को पता है जल है, खनिज लवण है, इन सभी का क्या करेंगे, एब्जॉर्वेशन करेंगे, अवशोषण करेंगे। सेकंड, जड़ें पौधों को भूमि में स्थिरता प्रदान करती है ना, कि प्लांट एक जगह टिका रहे, गिरे नहीं। ये कौन प्रदान करता है, जड़ें प्रदान करती हैं। तीसरा है, जड़ें मृदा के कणों को जकड़े रखने का कार्य करती है, जिससे मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करती है। भाई जड़ें क्या है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, उनका एक गुच्छा बनाए रखती है, ताकि मृदा का क्या ना हो, कटाव नहीं हो, अपरदन नहीं हो, ठीक है। अगला है, मूली, गाजर, शकरकंद आदि पादपों में जड़ें भोजन संग्रह का कार्य करती है। यानी कुछ जड़ें ऐसी होती है जो भोजन इकट्ठा होता है। और मुझे एक बात बताओ, जब उनमें भोजन होगा तो हम खाएंगे, क्योंकि हम पेड़ पौधों से तो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनको खाएंगे। इसका मतलब मूली, गाजर, शकरकंद क्या है, जड़ है। और देखो यहाँ से बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मूली का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, जड़ है, तना है, पत्ती है या कुछ और है, तो जड़ है। मूली है, गाजर है, शकरकंद है, ये वास्तव में क्या है, जड़ें हैं। इनको हम भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है। ये कोई फल नहीं है, ये जड़ें हैं, ठीक है। तो कुछ जड़ ऐसी होती है, जैसे मूली है, गाजर है, शकरकंद है, ये किसका काम करती है, भोजन संग्रह का कार्य करती है। आगे है, लवणोद्भिद पादपों में जड़ें भूमि की सतह से ऊपर आकर श्वसन का कार्य करती है। इन जड़ों को श्वसन जड़ें या न्यू मेटाफोर्स कहते हैं, न्यू मेटाफोर कहते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं लवणोद्भिद पादप होते कौन से। देखो कुछ पादप ऐसे होते हैं ना, जो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पे खारापन होता है, जैसे समुद्र के किनारे हो गए, या खारा पानी वाला दलदल हो गया, यानी जहाँ पर लवणता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, खारापन बहुत ज़्यादा होता है। और जो खारापन वाला इलाका होता है ना, मिट्टी होती है, जल होता है, उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब ऑक्सीजन तो इनको चाहिए श्वसन क्रिया के लिए, तो क्या करती हैं, ये जड़ें जमीन से ऊपर आ जाती है, बाहर निकलती है, और उनके अंदर कुछ ऐसे पोर होते हैं जड़ों में, वायुमंडल से ऑक्सीजन को सीधे ग्रहण करती है, ठीक है। तो जो लवणोद्भिद पादप हैं, इनमें जड़ें श्वसन का कार्य भी करती है। क्लियर है भाई। आगे देखो, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली अपस्थानिक जड़ें पादप को अतिरिक्त सारा प्रदान करती है। जो जमीन के अंदर जड़ें हैं वो तो सारा प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती है। क्लियर भाई। इसके अलावा देखो और भी कुछ इसके कार्य हैं। कोमल तने वाले पादपों में जड़ें आरोहण में सहायक होती है। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, प्रतान नाम सुना आपने, प्रतान, जो लौकी होती है, तुरई होती है ना, अंगूर होता है, मटर होता है, उनकी ऐसे बेलों में ऐसा होता है ना, स्प्रिंग जैसे से प्रतान बोलते हैं। ये तने का ये क्या करती है, ऊपर चढ़ने में सहायता करती है, आरोहण में सहायता करते हैं ना, कोमल तने वाले पादपों में। आगे देखो, कुछ जड़ें जनन में भी सहायक होती है, जैसे डहेलिया, शतावरी, शकरकंद। क्या करते हैं, ये जो डहेलिया है, शकरकंद है, शतावरी है, इनको काट करके हम लगा देंगे तो नया प्लांट बन जाता है। और ये है क्या, ये जड़ें हैं, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। इनको काट के लगा देंगे, नया प्लांट आ जाएगा। इसका मतलब जनन में भी सहायक है, ठीक है। जनन का मतलब है नया प्लांट बनाना। क्लियर है भाई। और देखो इसका एग्जाम्पल लिखा मैंने, मनी प्लांट, जो कोमल तने वाले पादप में जड़ों के आरोहण में, जैसे मनी प्लांट में होता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, देख लेना वहां पे। आगे देखो, तो जड़ वाला भाग आपका कंप्लीट होता है। अगला तना, स्टेम। हाँ जी सुनिएगा, देखो तना पादप का सामान्यतः वायवीय भाग होता है।
देखो एक शब्द लिखा है सामान्यतः, वायव्य का मतलब है जमीन से ऊपर, ठीक है, ये तो क्लियर है, वायव्य मतलब जमीन से ऊपर वायु में रहेगा। लेकिन आगे ना सामान्यतः शब्द लिखा है, इसका मतलब ये वायव्य के अलावा अवायव्य भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अपन वो अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दो भाई, प्यारा सा कमेंट भी कर दो, सब कुछ आपके समझ में आ रहा है, अच्छे से कंटेंट आपके, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले आप लोग ना वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट कर दो और शेयर तो करना ही है भाई, है ना, इसमें तो कंजूसी करनी नहीं है। तो सामान्यतः वायव्य भाग होता है, सामान्यतः शब्द लगा, इसका मतलब भूमिगत भी होगा, कैसे होगा वो आगे बात करेंगे। प्रकार या बोल सकते हैं रूपांतरण। देखो तने 3 प्रकार के होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत। मैंने बोला ना वायवीय होते, लेकिन सामान्यतः शब्द लगे, इसका मतलब वायवीय के अलावा भी होते हैं, और देखो होते भी हैं अर्धवायवीय और भूमिगत। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं वायवीय। देखो ये पूरी तरह वायु में रहेगा, जमीन से ऊपर रहेगा। किस किस में होता है, जैसे अंगूर है, लौकी है, नींबू है, गुलाब है, नागफनी, जिसे डंडा थोर भी कहते हैं, नागफनी को डंडा थोर भी कहा जाता है। अगला अर्धवायवीय। देखो अर्धवायवीय का मतलब क्या है, अर्धवायवीय का मतलब होता है जमीन पर रेंगने वाले, जैसे जो दूब होती है ना, दूब अपन बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो जमीन पर रेंग कर चलती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे दूब, जिसे दूब कहते हैं सामान्य भाषा में, पुदीना, मिंट, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी, जलकुंभी को आइकोर्निया या बंगाल का आतंक भी कहते हैं। इनके तने कैसे होते हैं, अर्धवायवीय, जमीन पर रेंग कर चलते हैं। अगला है भूमिगत, जो पूरी तरह तना कहां पे रहेगा भाई, भूमि के अंदर रहेगा, पूरी तरह भूमि के अंदर रहेगा। लेकिन देखो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, वो भी देख लेते हैं। ये देखो 4 प्रकार का होता है, कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद। कंद का एग्जाम्पल आलू, प्रकंद का एग्जाम्पल जिसे राइजोम भी कहते हैं अदरक, घनकंद का एग्जाम्पल अरबी है, केसर है, सलकंद का प्याज है, लहसुन है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आलू है, अदरक है, अरबी है, प्याज है, ये क्या है, ये तना है, बिल्कुल राइट। इसका मतलब ये फल नहीं है, एक प्रकार से तना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तना वाला भाग खाया जाता है, ठीक है। मूली का कौन सा भाग खाया जाता है, जड़ वाला, यानी मूली है, गाजर है, शकरकंदी जड़े हैं, और ये जो आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, ये क्या है, ये तना है भाई साहब, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं तने के कार्य। तनों के क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला काम है, जड़ों ने जो जल, खनिज, जलवण का अवशोषण किया है ना, उसको ये अन्य भागों में पहुंचाएंगे। तो पहला काम क्या है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का संवहन करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। अगला है शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल आदि को धारण करना। बिल्कुल, पत्तियां हैं, पुष्प, फल कहाँ, तने पर तो लगी रहती है, ठीक। आगे देखो, पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संचयन करना। पत्ती में जो भोजन बनेगा उसे नीचे तक कौन पहुंचाएगा, तना ही तो पहुंचाएगा, क्योंकि जड़ों और पत्तियों के बीच में कौन बैठा है, तना बैठा है। हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करना। बिल्कुल सही है भाई, जो हरे भाग होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। अब कुछ प्लांटों में तने हरे होते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, जैसे शतावरी, ठीक है। आगे है मरुस्थलीय पौधों में जल संग्रह कर उसे अनुकूलित करना। जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं वैसे पानी की कमी होती है, तो वाटर को स्टोरेज करने का काम करते हैं। जैसे थूर, एक प्लांट है थूर, देखना उसमें है ना कांटे जैसे होते हैं, पत्ते ऊपर कांटे लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये जल संग्रहण का कार्य करते हैं। इसके अलावा अगला काम क्या है, कायिक जनन द्वारा कायिक जनन करना। देखो कायिक जनन, जनन का मतलब है नया पादप बनाना, और कायिक जड़ है, तना है, पत्ती है, कायिक भाग होते हैं। तो जब किसी पादप के जड़, तना, पत्ती से किसी नए पादप का निर्माण होता है उसे बोलते हैं कायिक जनन। तो तना से भी नया पादप बन गया, इसका मतलब कायिक जनन में सहायक हो गए। ये जो जड़ें होती है ना, ये भी कायिक जनन में सहायक होती है, पत्तियां भी कायिक जनन में सहायक होती है, क्योंकि कायिक जनन का मतलब है जब किसी पादप के जड़, तना, पत्ती से किसी पादप का निर्माण हो जाए। तो जड़, तना, पत्ती तीनों कायिक जनन में सहायक होते हैं भाई,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गुलाब है, चमेली है, आलू है, अदरक है। आलू को देखे ना आपने, काट के लगा दो नया आलू बन जाएगा। करते भी है ना, जो आलू की खेती करने वाले ऐसे ही करते हैं भाई। आगे देखो, अगला क्या इंपॉर्टेंस है इनका, अगला है सहारा प्रदान करना। बिल्कुल, जैसे पीलवान, अंगूर, मटर, लौकी, ठीक है। भोजन संग्रहण करना, बिल्कुल, आलू, अदरक, हल्दी। अभी आपने देखा तो आलू क्या है, एक तना ही तो है, अदरक हल्दी क्या है, तने हैं, तो इसका मतलब भोजन संग्रहण भी करते हैं। जड़ें भी भोजन संग्रहण करती है, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद। तने भी भोजन संग्रहण करते हैं। औषधीय बनाने में जैसे हल्दी और अदरक से औषधीय बनाई जाती है। तने पर उपस्थित कलिकाएं कांटों में रूपांतरित होकर पादप की पशुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने पर कांटे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे बड़ होते हैं, कलिकाएं होती हैं। तो जैसे जैसे प्लांट डेवलप होता जाएगा ना, वो कांटे बनते जाते हैं, और कांटे होने के कारण पशु उनको खा नहीं पाते, खाते नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा हो गई पशुओं से। क्लियर है भाई। तो जड़ हो गया, तना हो गया। अब बात करते हैं पत्ती। अब बात करते हैं पत्ती। हाँ जी, लीव्स की बात करते हैं अपन। देखो ये पादप का सबसे मुख्य भाग होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, अभी डिटेल से बात करेंगे इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं पहले पत्ती की संरचना। तो आपके सामने पत्ती का डायग्राम बना हुआ है। देखो पत्ती के मुख्य 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है पर्णधार, सेकंड होता है पर्णवृंत, तीसरा होता है पर्णफलक। क्या होता है देखो, ये कोई शाखा है, क्लियर है। ये क्या है, मैं कलर चेंज करता हूं, ये क्या है, शाखा है, क्लियर है भाई। ये शाखा है, यहां से ये पत्ती लगी हुई है। तो इस पत्ती के 3 भाग हो गए। सबसे पहला, जिस स्थान पर पत्ती लगी होती है उसे बोलते हैं पर्णधार, ठीक है। और पत्ती एक छोटा सा डंठल होता है जिसके द्वारा जोड़ी होती है, जिसे बोलते हैं पर्णवृंत। और आगे ये जो चौड़ा सा भाग होता है ना, इसको बोलते हैं पर्णफलक। क्लियर है भाई। अब और छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे अनुपर्ण, देखो जो पर्णधार होता है ना, जहाँ पर पत्ती अटैच होती है, वहाँ पर छोटी सी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, उन्हें बोलते हैं अनुपर्ण। क्लियर है भाई। दूसरी बात, ये जो पर्णफलक है ना, इसके अंदर देखो एक ऐसी बीच में बड़ी सी लाइन होती है, मोटी सी, जिसे बोलते हैं मुख्य सिरा या मध्य सिरा। और मुख्य सिरा के साइड में दोनों ओर ऐसे छोटी छोटी धारियां होती है, जिन्हें बोलते हैं पार्श्व सिरा। पार्श्व का मतलब चारों, मतलब उसके साइड से, ठीक है। और पार्श्व सिरा से भी देखो ऐसे छोटे छोटे निकली होती है छोटी छोटी, जिन्हें बोलते हैं सिरिकाएं। क्या बोलते हैं, सिरिकाएं। तो पर्णधार हो गया, जैसे पत्ती अटैच होती है, बीच का डंठल, पर्णवृंत, पर्णफलक। पर्णफलक के अंदर देखो बड़ी सी होगी बीच वाली, उसे बोलेंगे मुख्य सिरा, मध्य सिरा। यहाँ से निकलेगी साइड में, उन्हें बोलते हैं पार्श्व सिरा। और पार्श्व सिराओं से भी ऐसे लगी होती है, जिसे बोलते हैं सिरिकाएं। जिसमें आपको भी बताना चाहूँ, डायग्राम भी है मेरे पास, डायग्राम भी है भाई। ये देखो, ये देखना, पीपल की पत्ते देखना आप लोग, यहाँ पे दिखाई दे जाएगा आपको भाई। ये तो क्या है, पर्णवृंत है, ठीक है। ये क्या पूरा, ये पर्णफलक है। यहाँ पे देखो बीच में दिखाई दे रही है, ये मुख्य सिरा है। साइड में आ रही है, ये पार्श्व सिराएं हैं। और देखो यहाँ से भी छोटे छोटे निकल रहे, देखो ध्यान से देखो, इन्हें बोलते हैं सिरिकाएं। क्या बोलते हैं, सिरिकाएं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। ये क्लियर है ना, पत्ते की संरचना। आगे एक छोटा सा पॉइंट है, सिरा विन्यास, क्योंकि ये बुक में दे रखा है, क्लास 6 की आरबीएससी बुक जो है उसमें दे रखा है, ठीक है। सिरा विन्यास, देखो सिरा से तो आपको समझ में आ गया होगा, जो पत्ती है उसका जो पर्णफलक है उसमें सिराएं होती हैं, बीच की मुख्य सिरा, पार्श्व सिरा और बाकी सिरिकाएं। तो पर्णफलक में मुख्य सिरा और जो सिरिकाएं हैं उनके विन्यास को, उनके अरेंजमेंट को, कि वो कैसे कैसे व्यवस्थित है, इसको बोलते हैं सिरा विन्यास। अभी 2 प्रकार का होता है, पहला है जालिकावत सिरा विन्यास, दूसरा समांतर सिरा विन्यास। मैं दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं। देखो अभी मैंने डायग्राम में भी आपको बताया था, देखना भाई। देखो कुछ पत्ती ऐसी होती, जैसे चलो मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे देखना आप लोग, ये क्या है,
ये पीपल की पत्ती है। यहाँ पर ढंग से देखो, आपको कुछ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये क्या आपकी मुख्य सिरा, ये क्या आपकी पार्श्व सिरा, ठीक है, और ये क्या आपकी, ये क्या साइड में निकल रही है, सिरिकाएं। तो यहाँ पर जो मध्य सिरा है, सिरिकाएं, उन्होंने क्या बना लिया, एक जाल बना लिया। आप लोग देखना पीपल का पत्ता जब सूख जाता है ना, तब देखना आर पार जब दिखाई देने लग जाए, तब देखना उसमें साफ साफ आपको पूरा जाल दिखाई देगा सिरिकाओं का। और ये है बाजरे की पत्ती। यहाँ पर देखना मुख्य सिरा ऐसी है, और जो सिरिकाएं है ना, ये ऐसे लाइन से है, समांतर होती है, लगभग समांतर होती है ना। बाजरे की पत्ती देखना आप लोग, गेहूं की पत्ती देखना, उसमें बीच में लाइन होगी ऐसे ही, और इसके समानांतर लाइन होगी दूसरी पत्ती में, इसे बोलते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन। हाँ जी, दूसरी बात ये ना, द्विबीजपत्री पादप में होता है, ये एक बीजपत्री में, तो ये पहचान होती है, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें ऐसा होता है सिरा विन्यास, ठीक है, और एक बीजपत्री में समानांतर होता है। तो सबसे पहले जालिकावत सिरा विन्यास। मुख्य सिरा और सिरिकाएं पर्ण फलक में, फलक कोर यानी जो किनारा होता है पत्ते का, वहां से लेकर के सिराओं का एक जाल बना लेती है, इसे ही जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे द्विबीजपत्री पादप, पीपल है, नीम है, आम है आदि में, तो पहचान होती है भाई। आप लोग देखो सभी की पत्ती जानते हैं कैसे होती है, लगभग अपन देखते हैं डेली लाइफ में, जहाँ पर भी जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे वो द्विबीजपत्री, और समानांतर दिखाई दे वो एक बीजपत्री। आगे समानांतर सिरा विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में मुख्य सिरा के दोनों ओर कई पार्श्व सिराएं लगभग समानांतर क्रम में होती है, लगभग समानांतर होती है, ठीक है, हल्का फुल्का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो सीधी होगी, समानांतर होगी। जैसे एक बीजपत्री पादप, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है। क्लियर है भाई? तो सिरा विन्यास समझ में आ गया आपके। अगला है रंध्र, स्टोमेटा। देखो जो पत्तियां होती हैं उनके सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, रंध्र कहते हैं। इनका काम क्या है? सबसे पहला काम है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है रंध्रों के द्वारा। कैसे कि जो पेड़ पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है ना, वो बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के रूप में जो अतिरिक्त जल है उसके वाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो निकलेगा किससे? रंध्रों से निकलेगा। ठीक है, आगे है गैसों का विनिमय। भाई श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेगा, CO2 छोड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 लेगा, ऑक्सीजन बनेगी जो बाहर निकलेगी। तो जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ये भी किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं पत्तियों के कार्य। पहला काम, पत्ती क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करेगी। अगला है, देखो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा, भोजन का निर्माण होगा, इसलिए पत्तियों को पादपों का रसोई घर भी कहते हैं, किचन कहते हैं पत्तियों को। ठीक है, आगे है पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा श्वसन व प्रकाश संश्लेषण के समय गैसों का आदान प्रदान। अभी बताया था ना, श्वसन के समय जो गैस लेगी बाहर निकालेंगी, प्रकाश संश्लेषण में गैस लेंगे बाहर निकालेंगे, वो सब किसके द्वारा होगा? रंध्रों के द्वारा। दूसरी बात, पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपन्न होती है, अभी बताया तो ऊपर। ठीक है, आगे देखो, कुछ कीटभक्षी पादपों में कीटों को पकड़ने के लिए उनकी पत्तियां विशेष संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। देखो कीटभक्षी पादप पहली बात तो होते क्या है, एक्चुअल में क्या है, ये जो कीटभक्षी पादप होते हैं ना, ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर पोषक तत्वों की कमी होती है, विशेषकर नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन ना सबसे ज़्यादा जरूरी है पेड़ पौधों को। अपन जो यूरिया देते हैं ना, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। क्लियर है भाई? तो कीटभक्षी पादप ऐसी जगह उगेंगे जहां पर पोषक तत्वों की कमी है। अब कोई कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए आ गए तो पहले ही पोषक तत्वों की कमी है, तो ये क्या करेंगे, जो पत्तियां है ना उन कीटों को पकड़ लेती है और उनको खा जाती है, उनका पाचन कर लेती है। तो कीटों को खाया है इसलिए नाम पड़ गया कीटभक्षी पादप। जो पत्तियां हैं वो ही ऐसी संरचना बनाती है जिसमें कीटों को फंसाया जाता है। तो कुल मिला के जो पत्तियां हैं वो कीटभक्षी पादपों में कीटों को पकड़ने के लिए भी हेल्पफुल होती है। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कीटभक्षी पादपों के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, गट पादप जिसे निपेंथिस भी कहते हैं, और यूट्रिकुलेरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। बीच में शब्द आया था ना प्रकाश संश्लेषण, उसके बारे में अपन बातचीत करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। देखो प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना,
किसका निर्माण होगा? भोजन का। और इसमें सूर्य के प्रकाश का बहुत ज़्यादा योगदान है, तो नाम पड़ गया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पादप अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ की जरूरत होगी? जो वायवीय भाग हैं, विशेषकर हरे भाग ना, मतलब हरे भाग जैसे पत्तियां हैं, कोई तना हरा है तो वो भी, तो वायवीय भाग होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, जल होगा, CO2 होगा और क्लोरोफिल, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो यहीं से परिभाषा बन जाती है कि पादप के हरे वायवीय भागों के द्वारा जल व CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पादप के हरे वायु भागों के द्वारा जल व CO2 के उपयोग से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, 5 चीज जरूरी होती है इसमें। CO2 आवश्यक होता है, जल आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, और ये कहाँ पर होगी? पादप के हरे वायव्य भागों में होगी। देखो इसका समीकरण नीचे लिखा है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 समीकरण आपको दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा निम्न में से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का सही समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो CO2 और जल दोनों मिलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा। ये क्या होगा? ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, जिसका सूत्र है C6H12O6, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लगा रखे हैं, 6, 12, 6, 6। ये क्या है? ये मैंने अभिक्रिया को बैलेंस किया है, संतुलित किया है। ठीक है, कैसे करते हैं संतुलित? अपन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे ये चीज। चलो आगे देखो। अब देखो नीचे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के चरण, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है वो देख रहा हो। तो इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? ये जो क्लोरोफिल है ना, ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा। सबसे पहला काम, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। तो ये तो काम किसका हो गया? क्लोरोफिल का। अब क्या होगा? ये जो प्रकाश ऊर्जा है ना, ये सूर्य का प्रकाश है, इसको किस में चेंज किया जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। और फिर यह रासायनिक ऊर्जा क्या करेगी? जो जल है ना, जल, इसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ देगी। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन यानी तोड़ना। अब क्या होगा? तीसरा काम क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा, यानी ग्लूकोज बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो क्लोरोफिल है ये सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करेगा। सेकंड, जो सूर्य का प्रकाश है यानी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा और जल अणु को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ा जाएगा। तीसरा काम क्या है? जो CO2 है इसका अपचयन हो जाएगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। किधर गया? ये रहा। क्लियर है भाई? ये 3 चरण होते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है? CO2 का अपचयन होता है, पहला इंपॉर्टेंट बात। 2 इंपॉर्टेंट बात और कौन कौन सी है? देखो ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, अभी आपने देखा था। यहाँ पर देखो कार्बन एक ही जगह है और यहाँ पर कार्बन एक ही जगह है। तो ये जो ग्लूकोज का कार्बन है ये एक्चुअल में CO2 का कार्बन ही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही जगह है जल में और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 जगह है। तो चाहे ग्लूकोज का हाइड्रोजन की पूछे चाहे जल का हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन किससे प्राप्त हुए हैं? जल के हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 2 जगह है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 जगह है। तो कौन सा ऑक्सीजन किससे प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, ग्लूकोज और जल, इन दोनों को जो ऑक्सीजन है ना, ये CO2 वाला ऑक्सीजन है। यानी ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन है और जल का जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन एक CO2 वाले ऑक्सीजन से पहुंचे हैं वहां पर। और ये जो केवल ऑक्सीजन है ये किसकी है? ये जल का ऑक्सीजन है। केवल जो अलग से ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है ये जल अणु की ऑक्सीजन है। ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये समीकरण है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का। इसमें जो ऑक्सीजन और जल होते हैं ना, ये उप उत्पाद होते हैं, सह उत्पाद होते हैं, ये साथ साथ प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज है ना, कार्बनिक भोज्य पदार्थ है, ये मुख्य उत्पाद होता है। क्लियर है भाई? चलो देखो क्लास आज की थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये टॉपिक ही लंबा है, लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं इसी क्लास में एक कंप्लीट टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। आगे देखो एक और नोट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अभी पेड़ पौधों ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या किया है?
कार्बोहाइड्रेट बनाया है, कार्बनिक भोजन पदार्थ बनाए हैं, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि जितना कार्बोहाइड्रेट बनाए उतनी पूरा का पूरा काम में आ जाए, कुछ बच भी तो सकता है ना। तो बचेगा उसका क्या करेगा? तो जब कार्बोहाइड्रेट बचता है ना तो उसको पेड़ पौधे स्टार्च, जिसे मंड भी कहते हैं, इसके रूप में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो वो लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है यानी बच जाता है, उन्हें पत्तियों में, किस किस में भाई? पत्तियों, फलों, तनों, जड़ों में मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, जो कि रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। ठीक है, और पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। क्या मतलब इस लाइन का, रक्षित आंतरिक ऊर्जा का? भाई आपने भोजन खाया, आपको ना बहुत भूख लग रही थी, आप बिल्कुल थकान महसूस कर रहे थे, खाना खाया, आपको धीरे धीरे एनर्जी फील होती है। ठीक है, अब जैसे आपको तुरंत ऊर्जा मिल गई, लेकिन कुछ जो बचेगी ऊर्जा उसको स्टोर कर लिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वो हमारे शरीर के अंदर है, तो आंतरिक ऊर्जा है, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमारे शरीर की रक्षा करेगी। वैसे ही पेड़ पौधों में जो स्टार्च है ना वो उसके अंदर जमा है, तो आंतरिक ऊर्जा हो गई, और जब भी पेड़ पौधों को ऊर्जा खत्म होगी जो यूज हो चुकी है तो वहाँ से धीरे धीरे ऊर्जा मिलेगी, उनकी रक्षा करेगी। तो रक्षित आंतरिक ऊर्जा, ये थोड़ी है कि पेड़ पौधों को ऊर्जा नहीं मिली तो ग्लूकोज ठोक देंगे, नहीं, पहले जो स्टोर है, स्टार्च है, उससे उनको ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार जब जब जरूरत पड़ेगी उपयोग कर लेंगे। क्लियर है भाई? चलो देखो, बीच में एक शब्द आया था वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, की जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। कैसे, वो सुनो। तो वाष्पोत्सर्जन, देखो दो शब्द है इसमें, वाष्प प्लस उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकलना, हानिकारक पदार्थों का बाहर निकलना। आगे लिखा वाष्प, यानी किसके रूप में निकलेंगे? वाष्प के रूप में। तो जो पेड़ पौधों में जो अतिरिक्त जल होता है ना वो वाष्प यानी भाप के रूप में बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब इसका महत्व क्या है वाष्पोत्सर्जन का? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया वातावरण में जल चक्र को संतुलित करने का कार्य करती है, और इस प्रक्रिया से पौधे अपना ताप नियमन भी करते हैं। दो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला, जल चक्कर। भाई पेड़ पौधों को पानी कहाँ से प्राप्त हुआ? मिट्टी से। चक्कर का मतलब है जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म होना, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पर रुकना। तो पानी कहाँ से मिला पेड़ पौधों को? मिट्टी से। मिट्टी से गए पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से कुछ पानी भाप के रूप में वायुमंडल में चला गया, हवा में, हवा से बादल बन गए ना, बादलों में चला गया, बरसात होगी, वापस पानी कहाँ गया? मिट्टी में आ गया। तो मिट्टी से गया मिट्टी में आ गया, तो जल चक्कर में इनका योगदान है। सेकंड है तापमान नियमन, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। देखो कैसे, हमारे शरीर से जब पसीने बाहर निकलते हैं ना तो हमें ठंडक महसूस होती है ना, क्योंकि हमारे शरीर में जो पानी है ना वो क्या बन रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो पानी भाप बनेगा, तो जब भाप बनेगा तो वो कहाँ से लेगा ऊर्जा? ऊष्मा कहाँ से लेगा? भाप। भाई पानी होता है द्रव और भाप होती है गैस, तो जब पानी द्रव से गैस में बदलेगा तो उसको ऊर्जा चाहिए, ऊष्मा चाहिए, उस शरीर से तो लेगा। तो जब बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर में ऊष्मा की कमी हो जाएगी, मतलब हमें तापमान कम महसूस होगा। वैसे ही जब पेड़ पौधों का तापमान बढ़ता है, जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो पानी भाप के रूप में निकलेगा, यानी जो द्रव है वो गैस में बदल के निकलेगा। तो साथ में क्या लेगा? वो ऊष्मा तो लेगा पेड़ पौधों से, तभी तो भाप बनेगा। तो वहाँ पर ऊष्मा क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी तापमान का कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे देखो, तो ये क्लियर हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन। आगे एक छोटा सा पॉइंट और है, बिंदु श्रवण, गटेशन। क्या होता है बिंदु श्रवण? देखो यहाँ पे लिखा है बिंदु श्रावण। श्रावण का मतलब बाहर निकलना, बिंदु के रूप में, जल की बूंदों के रूप में निकलेगा। देखो होता क्या है, पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पादपों की पत्तियों के किनारों या सिरों से, ये जैसे पत्ती है इसके ना किनारों से, यहाँ से ये जो सिराएं होती है ना, ये सिराएं, इनके किनारों से मान लो सिरों के से जल का बूंदों के रूप में बाहर निकलने की प्रक्रिया बिंदु श्रावण कहलाती है। यह प्रक्रिया जल रंध्रों द्वारा संपन्न होती है, यानी जहाँ पर जो पानी की बूंद निकलेगी ना वहाँ पर रंध्र होते हैं, जल निकल रहा है तो वो होते हैं जल रंध्र। यह प्रक्रिया मूल दाब के कारण संपन्न होती है।
मूल दाब, यानी जड़ों के द्वारा प्रेशर लगता है। देखो क्या है मूल दाब, भाई होता क्या है, पेड़ पौधों में जो अतिरिक्त जल है ना वो वाष्प के रूप में बाहर निकलेगा, लेकिन क्या होता है रात्रि के समय धूप तो होती नहीं है, तो पानी का भाप नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा। और जो जड़ें हैं यदि वो नीचे से पानी का अवशोषण कर रही है तो अवशोषण तो कर रही है, लेकिन जो अतिरिक्त जल है बाहर नहीं निकल रहा है। बाहर नहीं निकलेगा तो मूल दाब बनेगा, एक प्रेशर बनेगा जोड़ों के द्वारा। उस प्रेशर के कारण फिर क्या होता है, जो अतिरिक्त जल है ना वो पत्तियों के किनारों से बाहर निकलता है। आप लोग देखना सुबह के टाइम कई बार आपको मिल जाएगा, पत्तियों के किनारों पे ना बूंदी होती है पानी की छोटी छोटी, वो इसी का कारण होता है। ठीक है, तो मूल दाब के कारण ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह प्रक्रिया मूल दाब के कारण संपन्न होती है। कैसे, साफ साफ लिखा है कि रात के समय जब वाष्पोत्सर्जन बंद या बहुत कम होता है तथा जड़ें मिट्टी से लगातार पानी सोखती रहती है तो इससे पौधों के अंदर एक दबाव बनता है। भाई नीचे से पानी आ रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा, जिसे मूल दाब कहते हैं। इस मूल दाब के कारण क्या होता है कि जो अतिरिक्त पानी है और उसमें घुले हुए जो खनिज लवण हैं, भाई पानी के साथ में क्या लेके आता है, खनिज लवण लेके आता है। खनिज द्रव के रूप में पत्तियों के किनारों पर बूंदों के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस प्रक्रिया में जो जल निकलता है ना वो अशुद्ध होता है, क्योंकि जल में हानिकारक खनिज लवण भी होते हैं, क्योंकि इसमें जल के साथ साथ क्या होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं कुछ अशुद्ध वाले। ठीक है, ये हो गया आपका पत्ती, तो जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया। अब बात करते हैं पुष्प, फिर बात करेंगे फल। पुष्प, एक मिनट देखता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो चुका है, उसके हिसाब से बात करते हैं अपन। हाँ जी, 40-42 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलो ऐसे करते हैं, पुष्प और फल ये दोनों भाग है ना वो कल की क्लास में अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल अपन इन दोनों भागों की वीडियो लेके आएंगे। तो कंटेंट अपना कैसे लगा, क्लासेज कैसे लगी, कमेंट करके आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है और अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।